नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के सेकंड इकाई का जो सेकंड लेसन है उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें हम देख रहे थे भारत में शासन, भारत में शासन। और इसमें सबसे पहले हम देख रहे थे कार्यपालिका। ठीक है। और कार्यपालिका में भी मोस्टली एक चीज याद रखें, संघीय कार्यपालिका, संघ यानी केंद्र की। ठीक है। और कार्यपालिका के तहत जैसे हमारी जो कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये प्रमुख रहेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये प्रमुख रहेंगे। तो विद्यार्थी एक चीज तो ये है देखने के लिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति देखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का क्या है देखते हैं एक बार। देखो, कार्यपालिका की अगर हम बात करें, कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दो प्रकार की कार्यपालिका बताई गई है। एक संसदात्मक कार्यपालिका और दूसरा जो रूप है कार्यपालिका का वो है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। दो चीजों की, जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कार्यपालिका का, तो उसमें एक चीज आ रही है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो विद्यार्थियों अब आप कहेंगे कि सर अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों आपने बताई है, लेकिन जरा इनके बारे में बताएं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी संसदात्मक है, कौन से अध्यक्षात्मक है। बिल्कुल, चलो मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं एक बार। वह शासन व्यवस्था, वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदायी हो। एक चीज, वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा राष्ट्र और सरकार तथा राष्ट्र और सरकार दोनों के प्रमुख
अलग अलग हो, उनकी शक्तियां बटी हुई हों, उनकी शक्तियां बटी हुई हों। यह व्यवस्था जर्मनी, इटली, भारत आदि में है। सुनो, संसदात्मक कार्यपालिका वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा राष्ट्र और सरकार, ठीक है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, दो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। राष्ट्र और सरकार दोनों के प्रमुख अलग अलग हों, उनकी शक्तियां बटी हुई हों, यह व्यवस्था जर्मनी, इटली, भारत आदि देशों में पाई जाती है। तो कहने का मतलब संसदीय व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था का सिस्टम इस प्रकार है। अब इसी में एक चीज आपको समझा देता हूं। दो चीजें हो गई, एक तो राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा शासनाध्यक्ष। दो चीजें हो गई, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का, शासनाध्यक्ष शासन का। ओके, मतलब राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का, शासनाध्यक्ष शासन का। अब एक चीज निकल करके बाहर आ रही है, वो देखो आप। राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है भारत में? राष्ट्रपति। जबकि शासन से राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। शासन का अध्यक्ष है भारत में प्रधानमंत्री। कौन है भाई? प्रधानमंत्री है। तो एक चीज समझ में आ रही है आपके कि राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में दोनों अलग अलग हैं, दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं और दोनों की व्यवस्था भी अलग अलग है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो चीज समझो क्या करें। इसमें राष्ट्र, जिसको आप राज्य भी कह सकते हैं, राष्ट्र तथा सरकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के
हाथ में रहती हैं। ये व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील आदि में है। सुनो, समझो इसको। अभी आपने संसदात्मक व्यवस्था पढ़ी है कि संसदीय व्यवस्था क्या है। अभी आप अध्यक्षात्मक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इनमें कंपैरिजन करना है, अपने को तुलनात्मक अध्ययन भी करना है साथ में। तुलनात्मक, कई बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर बताइए, या आप इनको परिभाषित कीजिए, इनको समझाइए। तो उस समय हमें इन दोनों के बारे में समझना जरूरी है। हालांकि बेसिक है, बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, अब उसमें पढ़ा था उत्तरदायी होती है, इसमें क्या पढ़ा आपने? उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, मतलब मनमर्जी नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी, नहीं होती है, इसमें राष्ट्र, राज्य, ठीक है, और सरकार, मतलब शासन, मतलब राष्ट्र, राज्य और शासन, सरकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती हैं। मतलब शक्तियां अलग अलग नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है, शासनाध्यक्ष अलग होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। और ये व्यवस्था दुनिया के किन देशों में पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, और दोनों ही अपने आप में डेवलपमेंट कंट्री है, विकसित देश हैं। आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और उसने ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना रखी है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखते हैं। तो इनमें आप तुलना कर सकते हो। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, तुलना करनी है आपको। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी नहीं होती। दूसरा अंतर, राष्ट्र व शासन का अध्यक्ष अलग अलग होता है। इसमें राष्ट्र व शासन का अध्यक्ष एक ही होता है। शक्तियां विभाजित रहती हैं। शक्तियां एक जगह केंद्रित रहती हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब आप जैसे तुलनात्मक अध्ययन जाता है कि आप इसको समझाइए, तुलना करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझा सकते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक में, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्र व शासन का अध्यक्ष अलग अलग होता है।
राष्ट्र व शासन का अध्यक्ष एक ही होता है, शक्तियां विभाजित रहती हैं, शक्तियां एक जगह केंद्रित रहती हैं। जैसे अमेरिका, भारत की बात करें 1 मिनट के लिए, अब एग्जाम्पल फॉर जो आपने पढ़ा था, भारत में राष्ट्रपति की अपनी शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री की अपनी शक्तियां हैं। जबकि बात करें अमेरिका की, अमेरिका में सुपर पावर राष्ट्रपति है जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उनका फैसला अंतिम माना जाता है। कार्यपालिका का स्वरूप, भाई कार्यपालिका का स्वरूप देखना है हमें। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में किसकी व्यवस्था की गई है? संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में, शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, एक चीज लिखो, शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, निहित होंगी। एक चीज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति वरीयता क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोकॉल, वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर होता है। सुनो, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारत का राष्ट्रपति वरीयता क्रम मतलब प्रोटोकॉल में देश में प्रथम होता है। ऐसे लगाओ, देश में प्रथम होता है या प्रथम स्थान पर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले चीज तो ये बताई गई है
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। अब निम्न कौन कौन? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, उसमें मतलब जो निर्वाचक मंडल उसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब सुनो, समझो इसको क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जैसे 543 प्लस 233 वे सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, उनमें केवल 2 के ही सदस्य भाग लेते हैं, केवल एक तो दिल्ली के और एक पुदुचेरी के। ठीक है, याद रखना। क्या सर इनके ही क्यों लेते हैं? एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि सर इनके ही क्यों लेते हैं, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सदस्य भाग क्यों नहीं लेते? विद्यार्थियों, जानकारी के लिए एक चीज बता दूं आपको मैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा कायम हैं, बाकी 5 में विधानसभा नहीं है। चीज समझने की है, दिल्ली और पुदुचेरी दोनों में विधानसभा कायम है, विधानसभा स्थापित हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं। समझने की बात क्या है, यहाँ क्या बैठते हैं भाई? मुख्यमंत्री। विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री बैठेंगे। बाकी जो 5 बच गए नीचे, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, इनमें विधानसभा ही नहीं है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, तो विधानसभा तो इन 2 में भी है, राज्य भी नहीं है, जो कि विधानसभा है तो राज्य में इसको ऐड कर नहीं सकते। केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए हम इनके नाम देने होंगे। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। समझो, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है भाई? 5 साल के लिए होता है। समय से पूर्व ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये तो प्रणाली हो गई अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए, समय से पूर्व ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। 2 चीजें हो गई। अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते निधन हो जाता है तो 6 माह में चुनाव कराने आवश्यक हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बचे हुए समय के लिए निर्वाचित ना होकर पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो जैसे पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति का निधन हो गया या त्याग पत्र दे दिया, पद खाली हो गया, तो 6 महीने में तो चुनाव करवाने होंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो भी राष्ट्रपति नया चुन करके आएगा ना, वो बचे हुए समय के लिए नहीं आएगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए चुन करके आएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद महाभियोग पद्धति द्वारा भी पद से
हटा सकती है, पद से हटा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद महाभियोग पति द्वारा भी हटा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली द्वारा, मतलब महाभियोग एक प्रक्रिया है पद से हटाने की, पति द्वारा भी पद से हटा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसमें दोनों सदन अलग अलग दो तिहाई अलग अलग कुल संख्या का 2/3 इसमें दोनों सदन अलग अलग कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। कहने का मतलब है, इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग पति द्वारा भी, एक तो त्यागपत्र देने वाला और एक महाभियोग पति द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है, संसद हटा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसमें दोनों सदन अलग अलग कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं। लेकिन एक जानकारी की एक बात बता दूं, अब तक इस पद्धति द्वारा, मतलब महाभियोग के द्वारा, एक भी राष्ट्रपति पर, ठीक है, महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग नहीं लगा, मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब तक भारत में एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बाकी कल देखते हैं।